Hello friends, today we will talk about the modern poet T.S. Eliot, जिसका फुल फॉर्म है आपका थॉमस स्टर्न्स इलियट। तो थॉमस स्टर्न इलियट से यानी कि T.S. इलियट से आज बायोग्राफी को डिस्कस करेंगे हम। तो बायोग्राफी, इनका जो जन्म है ये 26 सितंबर 1888 को सेंट लुइस मिसौरी यूएसए में हुआ था। इनके फादर जो थे हेनरी वेयर इलियट, तो इनके जो फादर थे हेनरी वेयर इलियट वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे सेंट लुइस में, और एक जो प्रेसिडेंट थे और ट्रेजरर थे एक हाइड्रोलिक प्रेस कंपनी थी, उसमें एक प्रेसिडेंट और ट्रेजरर के रूप में वर्क करते थे सेंट लुइस में। इनकी मदर जो थी सैलेट चैम्प स्टर्न्स, तो इनकी मदर जो सैलेट चैम्प स्टर्न्स थी ये एक पोइट थी और एक सोशल वर्कर थी। बात करते हैं इनको एजुकेशन की, तो इन्होंने अपना एजुकेशन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और मर्टन कॉलेज जो कि ऑक्सफोर्ड से रिलेटेड वो था उससे इन्होंने अपना किया था। इनकी वाइफ, इन्होंने 2 मैरिज की थी। तो फर्स्ट जो मैरिज की थी इन्होंने 26 जून 1925 को वेबनी हेविट से इन्होंने शादी की थी, जो कि एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की गवर्नेंस थी, उनसे शादी की थी। लेकिन उनसे जो इनकी शादी थी वो कुछ ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुई थी, ठीक है, और दोनों का ही जो है डाइवोर्स हो गया था, और डाइवोर्स होने के लगभग 1 साल बाद 1948 के समथिंग इनकी डेथ हो गई थी। फिर उन्होंने दूसरी शादी की थी 10 जनवरी 1957 वैलेरी फ्लेचर से, जो कि इनकी ही जो एक पब्लिशिंग कंपनी थी, पब्लिशिंग फर्म थी फेवर एंड फेवर। तो फेवर एंड फेवर में इनकी जो थी सेक्रेटरी थी सिंस अगस्त 1949 से, तो उनसे इन्होंने शादी कर ली थी। नेक्स्ट बात करते हैं इनकी स्कूलिंग की। देखिए, तो फर्स्ट टाइम जो इन्होंने एकेडमी ज्वाइन की थी, यानी कि अपनी 1898 से लेके 1905 तक इन्होंने जो एकेडमी ज्वाइन की थी वो स्मिथ एकेडमी ज्वाइन की थी, यानी कि 1898 टू 1905 ये इन्होंने ज्वाइन की थी स्मिथ एकेडमी। अब स्मिथ एकेडमी में इन्होंने क्या क्या, इनकी जो एजुकेशन थी उसमें क्या क्या इंक्लूड था, लैटिन, एंशियंट ग्रीक, फ्रेंच, लैटिन, और यहीं पर स्टडी करते हुए इन 1900 ही वॉन द गोल्ड मेडल। उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था किसके लिए, लैटिन के लिए, मेडल फॉर लैटिन। उसके बाद देखिए उन्होंने जो पोइट्री लिखना स्टार्ट किया था वो अपनी लगभग 14 ईयर की एज से ही उन्होंने पोइट्री लिखना स्टार्ट कर दिया था। और किससे इन्फ्लुएंस होकर उन्होंने पोइट्री को लिखा था, जो एक एडवर्ड फिट्जराल्ड थे, तो उनकी जो एक रचना थी उससे ही started poetry at the age of 14 and influenced by Edward फिट्जराल्ड इधर लिख देता हूँ, उधर नहीं आएगा।
देखिए उमर खैयम जो थे उनका एक पोइट्री का ट्रांसलेशन था जो एडवर्ड फिट्जराल्ड ने लिखा हुआ था, उसको ट्रांसलेट किया था। तो उससे इन्फ्लुएंस होकर इन्होंने एज ऑफ 14 से ही अपना पोइट्री लिखना स्टार्ट कर दिया था। और इन्होंने जो अपना फर्स्ट पोइट्री लिखा था, यानी फर्स्ट जो पोइम लिखा था, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद बढ़ते हैं। इन्होंने जो अपना फर्स्ट पोइम लिखा था, ए फेबल फॉर फीस्टर्स। ए फेबल फॉर फीस्टर्स जो था इनका फर्स्ट पोइम था, और इन्होंने इसको एक स्कूल बुक एक्सरसाइज के रूप में लिखा हुआ था, जिसको स्मिथ एकेडमी के रिकॉर्ड में पब्लिश कराया गया था फरवरी 1905 को। He wrote his first poem, a fable for feasters, as a school exercise. एक स्कूल एक्सरसाइज के रूप में उन्होंने अपनी जो फर्स्ट पोइम थी वो लिखी थी। एंड इट वाज पब्लिश्ड इन स्मिथ एकेडमी record in 1905। देखिए इसके अलावा 1905 में इन्होंने तीन यानी कि 3 शॉर्ट स्टोरीज भी लिखी थी। बर्ड्स ऑफ द प्रे, ए टेल ऑफ द व्हेल एंड अ मैन हु वाज किंग। तो उसको यहाँ लिखना इतना ज़रूरी नहीं है कि वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है वो। तो ये इनकी फर्स्ट पोइम थी, ए फेबल फॉर फीस्टर्स। तो उसके बारे में हमने लिखा है यहाँ पे। और उसके बाद में देखते हैं हम कि फ्रॉम 1906 टू 1905, फ्रॉम 1906 टू 1905, फ्रॉम 1906 टू 1905, सॉरी 1909 होगा यहाँ पे, सॉरी 1909 तक इन्होंने क्या किया था, जो हार्वर्ड कॉलेज था वहाँ पे फिलॉसफी पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। ही स्टडीड फिलॉसफी इन हार्वर्ड कॉलेज। तो देखिए इन्होंने 1906 से लेके 1909 तक स्टडी की थी फिलॉसफी को हार्वर्ड कॉलेज में। और यहीं पे जो है इन्होंने क्या किया था, जो आर्थर साइमंस हैं, ठीक है, आर्थर साइमंस की जो सिंबलिस्ट मूवमेंट को स्टडी किया था। तो स्टडी करने के बाद क्या था, जो एक जूल लेफोर्ज हैं, जूल लेफोर्ज नाम के जो एक अपने वो हैं, उनसे ये इंट्रोड्यूस हुए थे इसी बुक के द्वारा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, ही स्टडीड हियर आर्थर साइमंस सिंबलिस्ट मूवमेंट। ये इनके आर्थर जो साइमन हैं, ये इनका एक वर्क है सिंबलिस्ट मूवमेंट, ठीक है, ये इनका एक वर्क है जो उन्होंने स्टडी किया था। और इसी के द्वारा which
introduced him to Jules Lafarge। ठीक है, तो यहाँ तक आपको आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद की स्टडी बात कर लेते हैं हम। इसके बाद क्या हुआ था कि 1911 से लेके 1914 तक इन्होंने अपने जो डॉक्टरल पे थीसिस हैं फिलॉसफी के, जो किस पे लिखे थे उन्होंने, अभी बात करेंगे, इसको रेस कर लें थोड़ा। From 1911 to 1914, he began doctoral thesis on knowledge and experience। नॉलेज लिखा हुआ है, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इन द फिलॉसफी ऑफ F.H. ब्रैडले। तो ये इनका सब्जेक्ट था जो यहाँ पे हमने ये लिखा हुआ है, ठीक है, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इन द फिलॉसफी ऑफ F.H. ब्रैडले। इस जो सब्जेक्ट पे इस सब्जेक्ट से अपना इन्होंने डॉक्टरल थीसिस किया था, यानी फिलॉसफी किया था। उसके बाद में 26 ऑफ जून एंड 1925 को इन्होंने क्या किया था, मैंने आपको पहले ही ये लिखा दिया है तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। ऑन 26 जून 1925 ही मैरिड टू वेवनी हेवर्ड। वेवनी हेवुड, यानी वेवनी हेवुड से इन्होंने क्या कर लिया था, मैरिज कर ली थी। इनकी मैरिज जो थी वो कुछ ज़्यादा हैप्पी नहीं थी। इसके बाद हम बात करेंगे इन 1917 ही गॉट अ पोजीशन in foreign department's account in foreign department accounts at Lloyds Bank लंदन। ठीक है, यानी कि 1917 में जो है इन्होंने जो लॉयड्स बैंक है उसके फॉरेन डिपार्टमेंट्स के अकाउंटेंट के रूप में भी एक वर्क किया था। ठीक है, तो इसके बाद हम बात करते हैं, इसको रेज करते हैं इन 1925, यानी कि 1925 में इन्होंने क्या किया था, जो लॉयड्स बैंक था उसको छोड़ दिया था और जो है एक पब्लिशिंग फर्म जो है फेवर एंड फेवर, ठीक है ना, उसको ज्वाइन कर लिया था। तो इन 1925 ही लेफ्ट लॉयड्स बैंक एंड जॉइंड अ publishing firm
फेवर एंड फेवर। जो पब्लिशिंग फर्म है फेवर एंड फेवर का, जब उन्होंने ज्वाइन किया था तब उसका नेम फेवर एंड फेवर नहीं था, ठीक है, तब उसका नाम था फेवर एंड गुएयर, ठीक है। तो बाद में जब इसका नाम जो है वो चेंज करके फेवर एंड फेवर किया गया था, और जब इसको इन्होंने ज्वाइन कर लिया था तो ये लाइफ टाइम जो थे इसके एक मेंबर रहे थे, यहाँ तक कि इसके डायरेक्टर बन गए थे, फिर भी वो इसके मेंबर रहे थे लाइफ टाइम। अब देखिए इन 1927 यानी 1927 में जो है इन्होंने पूरी तरीके से अमेरिकन सिटीजनशिप को त्याग कर यानी गिव अप करके जो है एक ब्रिटिश सिटीजनशिप को अपना लिया था। इन 1927 ही गॉट ब्रिटिश सिटीजनशिप। इसके बारे में बात कर लेते हैं। इन 1948 यानी 1948 में इनको क्या हुआ था, नोबेल प्राइज ऑफ लिटरेचर मिला था, नोबेल प्राइज, ठीक है। उसके बाद 1948 में ही इनको ऑर्डर ऑफ मेरिट मिला था, ऑर्डर ऑफ मेरिट। और बात कर लेते हैं 1964 इनको मिला था यूएस कांग्रेशनल फ्रीडम अवार्ड। यानी कि 1964 में इनको क्या मिला था, यूएस कांग्रेशनल फ्रीडम अवार्ड मिला था। इसके बारे में हम बात कर लेते हैं, इसके बाद में बात करते हैं कि 10 जनवरी 1957 को इन्होंने जो मैरिज कर ली थी, दोबारा किससे मैरिज कर ली थी, अपनी जो फेवर एंड फेवर पब्लिशिंग फर्म की जो सेक्रेटरी थी उनसे शादी कर लेते हैं। तो ये मैं आपको लिखा चुका हूँ, इसको चाहे तो इसके ऊपर दिए स्टार्टिंग में लिखा चुका हूँ मैं। तो अब बात करते हैं कि ऑन 4 जनवरी 1965 यानी कि 4 जनवरी 1965 को ही डाइड ऑफ एम्फीसेमा, यानी कि 4 जनवरी 1965 को इनकी एम्फीसेमा से मृत्यु हो गई थी। He was cremated Golders Green Crematorium। यानी गोल्डर्स ग्रीन कैमरेटोरियम में इनको क्या किया गया था, दफनाया गया था। और इनकी इच्छा ये थी कि इनकी जो एसेस हैं यानी कि इनकी जो अस्थियां हैं उनको कहाँ पे ले जाया जाए। समरसेट में एक छोटा सा विलेज है, वहाँ पे इनकी अस्थियों को ले जाया जाए। ईस्ट कोकर उस विलेज का नाम है, ठीक है। His wish was to take his ashes to East Coker, वर्ड्सवर्थ का याद आ रहा है, to East Coker a village in Somerset,
देखिए इनकी इच्छा क्यों थी कि इनकी जो एसेज हैं उनको ईस्ट कोकर यानी कि एक समरसेट में एक छोटा सा गांव है वहाँ पे ले जाया जाए, क्योंकि इनके जो पूर्वज थे, एंसेस्टर्स थे, वो वहीं से आए हुए थे। यानी कि ये ईस्ट कोकर जो विलेज हैं समरसेट, वहीं से आके ये कहाँ पे पहले तो यूएस में सेटल हुए थे, उसके बाद इन्होंने टी.एस. इलियट ने कहाँ की सिटीजनशिप ले ली थी वापस, ब्रिटिश सिटीजनशिप ले ली थी। और यहाँ पे इनको क्रेमेट किया गया था। वहाँ पे एक वाल प्लेग है, वाल प्लेग है जो इनकी इसी पोइम ईस्ट कोकर से ली गई है। वो क्या है, इन माई बिगनिंग, इन माई बिगनिंग इज माई एंड, एंड इन माई एंड is my beginning. तो फ्रेंड्स आज हमने डिस्कस की बायोग्राफी के बारे में। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे वो टी.एस. इलियट के कुछ फेमस वर्क्स हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और यदि आप चाहते हैं कि ऐसे ही मैं और वीडियो आपके लिए बनाऊं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अच्छा लगे वीडियो तो उसको लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।